हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे। जितना भी आप लोगों ने टाइम टेबल अपना सेट कर रखा है स्टडी का, डेली फॉलो कर रहे होंगे और कुछ नया डेली सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि सी टेट के CDP सब्जेक्ट के बारे में बात होगी, जिसे बाल मनोविज्ञान बाल विकास पेडागॉजी आप कहते हैं। मुख्य बिंदु जो है शिक्षण विधि और संप्रेषण। ठीक है, ये पार्ट 2 होने वाला है शिक्षण और संप्रेषण का, टीचिंग एंड कम्युनिकेशन का। ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हमने शिक्षण क्या है, शिक्षण की क्या विभिन्नताएं हैं, शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, उनके सिद्धांत क्या हैं, और संप्रेषण क्या है, संप्रेषण के प्रकार क्या है, संप्रेषण का महत्व क्या है, उसके बारे में बातें की हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके उस वीडियो को चेकआउट जरूर करें, जो कि टीचर सक्सेस चैनल पर अपलोड है। ठीक है, और बहुत ही आसान भाषा में हम बात करेंगे, जैसे कि हम अपने क्लास में क्लासमेट से अपने अपने जो है फ्रेंड्स के साथ अपने टॉपिक शेयर करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उसी तरह से बातें होंगी। कुछ ज़्यादा टफ नहीं होगा, कम समय में ज़्यादा टॉपिक्स ली जाएंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक्स हैं और किनके बारे में किस प्रकार की बातें हैं, और कहाँ पे ज़्यादा समझने की बात है, कहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं, किस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बारे में मैंने इसका जो पार्ट 1 है उसके बाद उसमें ही बता दिया कि किस सेशन से, और इस बार जो सीटेट जो आपका हुआ था उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और किस प्रकार से मॉडरेट क्वेश्चन थे। यहाँ पे भी बातें होंगी जहाँ पे वैसे टॉपिक्स आएंगे। बात हो रही है संप्रेषण की प्रक्रिया। इसके पहले संप्रेषण और शिक्षक मैंने बता दिया कि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, पार्ट 2 में क्या है कि संप्रेषण की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की एक संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है और इसमें आवश्यक तत्व क्या हैं, वो सारी बातें होंगी। ठीक है, जैसा कि संप्रेषण स्रोत, कम्युनिकेशन सोर्स या कम्युनिकेटर, जो भी आप कह लें। कम्युनिकेटर से आप समझ पाएंगे कि जैसे कि एक जो एज ए स्टूडेंट अगर आप क्लास में हैं, तो जो भी टीचर होंगे वो आपके लिए क्या है, संप्रेषण स्रोत हैं, बातचीत करने का एक माध्यम है वो टीचर। कहने का मतलब है, अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो जो जिस फ्रेंड के साथ आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, वो जो क्लासमेट हुआ आपका या दोस्त हुआ आपका फ्रेंड हुआ, जो भी, वो आपके लिए संप्रेषण स्रोत है जिसके सामने आप अपने विचारों को, अपने टॉपिक्स को उनके साथ क्लियर करेंगे। ठीक, संप्रेषण सामग्री, बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, जो भी आप सही समझे, करने के लिए आपके पास कुछ तो टॉपिक होगा। जैसे कि एज ए टीचर उनको पता है कि आज हम वृक्ष के बारे में पढ़ाएंगे, तो ये क्या हो गया, संप्रेषण सामग्री हो गया। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी मदर से बात कर रहे हैं, क्या मुझे फिश चाहिए या मुझे भूख लगी, ये सारी क्या है, संप्रेषण है, और ये क्या है, संप्रेषण सामग्री है। ठीक है, संप्रेषण माध्यम, माध्यम क्या है बात करने का। हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था कि संप्रेषण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण में लिखित संप्रेषण भी था और मौखिक संप्रेषण भी था। तो लिख कर व्यक्त करेंगे तो लिखित होगा, और मौखिक बोल कर करेंगे तो मौखिक संप्रेषण हो जाएगा। और ये दोनों शाब्दिक संप्रेषण में आते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण में आपका वाणी संप्रेषण, किस प्रकार से आपके बोलने का जो तरीका है वो आ जाता है। तो वही जो संप्रेषण माध्यम क्या है आपका, लिख के अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं, या अपने जैसे सांकेतिक भाषा जैसे हम कहते हैं इशारों में, है कि नहीं, वो सारी बातें संप्रेषण माध्यम हो जाएगा। मौखिक तरीके से आप बातें कर रहे हैं या लिख कर चीज़ों को बातें करें। प्राप्तकर्ता, रिसीवर, जो भी आप बात करेंगे, जो भी आप टॉपिक पे बात करेंगे, सुनने वाला तो कोई होगा ना, वही क्या हो जाएगा, प्राप्तकर्ता हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जब हम संप्रेषण स्रोत हैं, कोई क्लासमेट है हमारा, उनके बाद सामग्री हमारा है कि हम फिजिक्स टॉपिक पर फोर्स के बारे में बात करेंगे। सामग्री होगी, माध्यम क्या हो गया कि हम मौखिक तरीके से बात कर रहे हैं। प्राप्तकर्ता यानी कि हम दोनों एक दूसरे के प्राप्तकर्ता होंगे, रिसीवर होंगे। वो व्यक्ति हमसे कुछ सीखेगा और हम उनसे कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा। अब उसके बाद सीखने के बाद जब हम चीज़ें रिसीव कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, अनुक्रियात्मक व्यवहार या पृष्ठ पोषण। उसके बाद क्या करेंगे हम कि हम ये जांचेंगे कि हमने कितना आज सीखा है।
ठीक है। वही संप्रेषण का मतलब है कि संप्रेषण जो हुआ, जो संप्रेषण से आपने जो भी सीखा है वो कहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं और उसका निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है आपको आउटकम, ठीक है। संप्रेषण को प्रभावित करने वाले तत्व, देखिए संप्रेषण को प्रभावित करने वाले तत्व लास्ट में आ जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आप इसमें देखिए सफलता भी आती है और असफलता भी आती है, इसमें निगेटिव चीज़ भी आ जाएगी, पॉजिटिव हो सकता है कि आपने 50% चीज़ों को सीखा और 50% चीज़ों को नहीं सीखा, तो जो नहीं सीखा वो निगेटिव रहेगा, लेकिन उसको फ्यूचर में आप आगे चल के संप्रेषण के माध्यम से या लर्निंग के माध्यम से, अधिगम के माध्यम से, सूझ के माध्यम से जिस भी प्रकार से उसको सीख सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट से या अपने बड़ों से, जो वाइगोत्स्की साहब कहते हैं, सामाजिक अंतरक्रिया से, ठीक है। ये बात रही। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और मैं आपको समझाने में सक्षम रह पा रही होंगी। आगे है संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और नीड क्यों है इसकी। संबंध स्थापन, संप्रेषण करने से हमें ये पता चलता है कि जो शिक्षण के दौरान छात्रों का क्या हाव भाव है, क्या उनके भावात्मक विचार हैं, वो टीचर समझ पाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट ही आपको पढ़ना है। सीटेट में इस प्रकार से ही क्वेश्चन आएंगे, तो अदर एग्जाम्पल न लेके हम यही एग्जाम्पल लें तो हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो संबंध स्थापन करेंगे कि बच्चा क्या चाहता है, क्या सीखना चाहता है और एज ए टीचर हमें क्या सिखाना है, ये संबंध स्थापन हो गया। दूसरा, ज्ञान स्थानांतरण, हर एक टीचर चाहता है कि हमारे पास जितना भी ज्ञान है, जितनी भी हमारे पास नॉलेज है, उसका 100% हम देने का प्रयास करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और ये होता भी है कि 95, 97, 80% जितना बच्चा सक्षम है वो आपके नॉलेज को आपसे ले लेता है, तो ज्ञान स्थानांतरण होता है। अधिगम सुनिश्चयन, जो लर्निंग होती है, जो सीखता है बच्चा, अधिगम आप जानते हैं इंग्लिश में इसको लर्निंग कहेंगे, आप हमारी भाषा में इसको सीखना कहते हैं, ठीक। नॉर्मल भाषा में क्या बुक्स में भी है, अधिगम में सीखना या लर्निंग करना। तो अधिगम सुनिश्चयन होता है, सर्टेन हो जाती हैं चीज़ें कि हाँ ये जो आज हमने बात की है जो संप्रेषण के माध्यम से, वो हमें स्थित याद है, स्थिर है हमारे माइंड पे। प्रभावी अधिगम, और उसका प्रभाव क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो प्रभावी अधिगम होगा, इफेक्टिव लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। बोध निश्चयन, हमें ये बोध होता है कि हम कुछ नया सीखते हैं, जैसे कि आप लोग आपने एक देखा होगा पियाजे का जो सिद्धांत है जिसमें स्कीमा, समायोजन, समावेशन की बातें होती हैं, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन की बातें होती हैं, उसमें क्या होता है कि बच्चा पहले से स्कीमा बना के रखा है कि जो ये काले कलर का बर्ड है, चिड़िया है, ये कौवा है, और कोयल और कौवा दोनों को देखता है तो फ़र्क नहीं कर पाता। फिर वो अनुकूलन के द्वारा चीज़ों को सीखता है, फिर समझता है, बोली के माध्यम से उसमें डिफरेंस कर पाता है कि ये काली भले है लेकिन इसकी आवाज़ जो है वो कोमल है, सुरीली है, और ये ब्लैक कलर का कौवा है तो क्या है, ये जो है कौवा है, इसकी आवाज़ थोड़ी अलग है। तो ये बोध निश्चय हो जाएगा कि उसमें बोध हो जाएगा, बच्चा जो है डिफरेंस कर पाएगा कि क्या अलग है, क्या एक दूसरे से भिन्न है। व्यवहार परिवर्तन, और जब कुछ नया बच्चा सीखेगा तो ये होना है कि व्यवहार में परिवर्तन होगा, बिहेवियर में जो उनके हैं वो डिफरेंस नज़र आएंगे, वो अलग होंगे। भाषा का सुदृढ़ीकरण, सबसे सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा जो टॉपिक्स पूछा जाता है संप्रेषण से, वो यहीं से पूछा जाता है कि जब हम संप्रेषण करते हैं तो हमारे बोलने का जो तरीका है, भाषा विकास भी बहुत अच्छा होता है, निश्चित हो जाता है। आगे देखते हैं संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया प्रत्येक उपक्रम में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अतः यह निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर संपन्न की जाती है, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से है इसके कौशल। जैसे पहला आता है भाषा कौशल, जिसको मैंने आपसे कहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है संप्रेषण में। तो भाषा कौशल में क्या हो जाता है, संप्रेषण प्रक्रिया में भाषा कौशल को विकसित करने के उपाय। देखिए भाषा कौशल कैसे, जब हम किसी से बातें करते हैं तो उनसे भी कुछ जैसे एक छोटा बच्चा है क्लास 5th में और किसी दूसरे बच्चे से डिस्कशन कर रहा है, क्लास 6 या 7th के बच्चे से डिस्कशन कर रहा है, तो ये तो जायज़ सी बात होगी कि जो क्लास 6 7th का बच्चा होगा उसके पास जो भाषा का विकास होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। और 5 का जो बच्चा होगा उसमें बहुत से ऐसे वर्ड होंगे, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग में हम आप हुए, नॉर्मली जब हम स्पीकिंग करते हैं तो
हम सीखते हैं एक दूसरे से, कि उनके पास कोई नया वर्ड्स होता है तो हम उसे लर्न कर लेते हैं, हमारे पास कुछ नया वर्ड होता है तो वो हमसे लर्न कर लेते हैं। तो यही बात हो जाती है, भाषा कौशल संप्रेषण से होता है और अच्छा होता है। अब किस प्रकार से हम एक बच्चे में भाषा संप्रेषण के माध्यम से भाषा का विकास कर सकते हैं? सरल भाषा का प्रयोग और मौखिकता का कम प्रयोग करें। सरल भाषा की बात करेंगे, और मौखिकता यानी कि जो, ऐसा नहीं कि बस बोलते ही जाएं, बच्चा उसको करके भी, बच्चा खुद भी बोले उसको। मौखिकता ऐसा कि नहीं बोले ही ना बच्चा, वहाँ पे मौखिकता कम का प्रयोग करने का मतलब है कि जब वो बच्चा जो सुनने में बढ़िया होगा, अगर वो लिसनिंग अच्छा करेगा तो वो एग्जैक्ट चीज़ों को उसी तरह से बोल पाएगा, समझ पाएगा। श्रव्य दृश्य स्रोतों पर का प्रभावी प्रयोग करें। हाँ, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें वो अनुकरण करके सीखते हैं, तो उन्हें अधिकतर खेल खेल के माध्यम से क्यों खेल विधि से क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि वो एक इमेजिन करते हैं, जैसे वो टॉम एंड जेरी जब देख रहे होते हैं तो उसमें जो टॉम या जेरी जो भी जीतता है वो इमेजिन करते हैं कि वो मैं था, और उससे वो चीज़ों को सीखते हैं बोलने में भी, और उसी तरह से बिहेव भी करते हैं। शिक्षार्थियों में संचार के बिंदु तैयार कराएं, किस प्रकार से किस टॉपिक पे बात होगी वो भी बातें होनी चाहिए, और संचार की विभिन्न विधियाँ, और किस प्रकार से, अगर एक प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं खेल विधि से, अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो कहानी विधि से पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये सारी विधियाँ हैं, इनके बारे में आगे बात करी जाएगी। देखते हैं आगे क्या है, अगला देखते हैं सुनने का कौशल। दूसरा क्या आता है? सुनने का कौशल भी संप्रेषण के माध्यम से इसके स्किल्स में आता है, कौशल में आता है। अभी भी मैंने बात किया कि बच्चा अगर संप्रेषण तभी होगा, सामने वाला आपसे बातचीत कर रहा है, अगर आप उनकी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप उनकी बात को नहीं समझ पाएंगे, ना ही उनसे कुछ नया सीख पाएंगे। तो सुनने का कौशल भी विकसित करना है, किस प्रकार से करना है? यहाँ पे देखिए, छात्र अच्छे श्रोता बने, इस हेतु अध्यापक नीचे लिखी बातें ध्यान में रख सकता है। ये टीचरों के लिए है कि किस प्रकार से हम एक बच्चे को जो है सुनने में अच्छा बना सकते हैं। छात्रों के पूर्व ज्ञान का ध्यान रखा जाए। देखिए, ये समावेशी शिक्षा हमेशा कहती है, बाल केंद्रित शिक्षा की बातें भी, ये हमेशा समझ लीजिए पॉजिटिव है। टैग वर्ड्स हैं इसमें, उनको आप रख लीजिएगा। ये एक प्रकार का टैग वर्ड है कि हमेशा बच्चे को जब भी पढ़ाना है तो उसके पूर्व ज्ञान से, उसने पहले क्या सीखा है, अपने घर से क्या सीख के बच्चा आया है, उससे रिलेटेड चीज़ों को समझाया जाए। एग्जाम्पल ऐसा दिया जाए कि बच्चे ने अपने आसपास पड़ोस में चीज़ों को देखा हो। ठीक है, तो वो पूर्व ज्ञान से संबंधित जाएगा। विषय वस्तु के गूढ़ अर्थ तथा मंतव्य को स्पष्ट किया जाए। जो भी विषय है, जो भी टॉपिक समझाई जा रही है बच्चों को, उसको क्लियरली समझाया जाए कि उसको कन्फ्यूजन न रह जाए। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाए तो वो दूर कर सके अपने से। ठीक है, छात्रों को परस्पर बात करने से रोका जाए। देखिए, जब बच्चे क्लास में बातें कर पाएंगे तो बच्चा एक अच्छा लिसनर नहीं हो पाएगा। मौखिक जब होता है, ये बात तो सही है कि क्लास में जो है टीचर और स्टूडेंट दोनों एक तरह से अंतःक्रियात्मक तरीके से चीज़ों को सीखेंगे, लेकिन ऐसा है जब सुनने की बात आएगी तो वहाँ पे बच्चों को क्या करना है कि उन्हें परस्पर एक दूसरे से बात करने में रोकना है, ताकि वो चीज़ों को सीख पाएँ सुन करके। छात्रों में श्रवण के लिए अभिप्रेरणा तथा रुचि उत्पन्न की जाए। बच्चों को ये प्रेरित किया जाए, बच्चों को मोटिवेट किया जाए कि बेटा आप इसको सुन लेते हैं तो दोबारा इसको सुनना नहीं पड़ेगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी सुन सुन के। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं अगर कोचिंग में पढ़ाया करती हूँ तो मुझे ये होता है कि जो भी मैंने जैसे नाउन अगर याद करने के लिए बच्चों को दिया है तो मैं ये कहती हूँ कि बेटा जिन बच्चों को नहीं याद है वो ध्यान से सुने, सुन सुन के भी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो ये सही है। हम लोगों ने भी कई बार क्लास 6, 7, 8 और इंटर तक ये बातें की हैं कि हमें थोड़ा बहुत याद था, और जब हमारे क्लासमेट बोल रहे होते हैं तो हम सुनकर चीज़ों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो वही चीज़, विषय वस्तु को छात्रों के जीवन से संबंधित किया जाए तथा बीच बीच में छात्रों के जीवन से संबंधित उदाहरण आदि दिए जाएं। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि बच्चा आसानी से कंफर्टेबल तरीके से बैठे और चीज़ों को सुने। बीच बीच में प्रश्न पूछा जाए ताकि बच्चा बोर न हो। आवश्यकता अनुभव होने पर विषय वस्तु को दोहराया जाए। ऐसा लगे कि बच्चा अगर हमारी बात को नहीं समझ पाया है तो फिर से उसे क्या किया जाए, दोहराया जाए, फिर से उसको समझाया जाए। छात्रों को कक्षा में मानसिक रूप से उपस्थित रहने तथा ध्यानपूर्वक सुनने के लिए के उपाय किए जाएं। ऐसा नहीं कि बच्चा क्लास में है लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है, तो कुछ ऐसी विधि से पढ़ाया जाए कि बच्चा सुने अच्छे से, चीज़ों को कंसंट्रेट करे। ठीक है, जो चीज़ें, ये सारी टॉपिक्स बहुत ही मुश्किल से, देखिए जब बुक्स हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है क्या लिखा जाए, क्या अलग किया जाए, क्योंकि सारी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लेके रखा है, वरना ये 6-7 पेज का चैप्टर है जिसको मात्र 2-3 या 4 स्लाइड में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। आगे देखते हैं संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अन्य कौशल भी है। ध्यानाकर्षण का कौशल, ध्यान से बच्चा सुने।
ये इम्पॉर्टेंट है। अस्पष्टता का कौशल, अगर क्लियर बातें नहीं होंगी तो बच्चा बात समझ नहीं पाएगा, संप्रेषण समझ में नहीं आएगा बच्चे को। पर्याप्तता का कौशल, जो भी हम बता रहे हैं बच्चे को आधा अधूरा न बताएं, पूरा टॉपिक बताएं ताकि बच्चा उसको रिलेट कर पाए। सतर्कता का कौशल, बच्चा बहुत ही कंसंट्रेट करके चीज़ों को सुने ताकि चीज़ें याद हो जाएं। शिष्टता एवं शालीनता का कौशल, किस प्रकार से अपनी भाषा को व्यक्त करना है, अपने सामने वाले के सामने, व्यक्ति के सामने या अपने से बड़ों के सामने किस प्रकार से व्यवहार करना है, वो बच्चे में आ जाए। संगतता का कौशल, संगत अच्छी संगत में रखना है ताकि बच्चा संगत का असर बहुत होता है, चाहे वो कोई भी अवस्था हो, किशोरावस्था हो, बाल्यावस्था हो। किशोरावस्था में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन बाल्यावस्था में भी बच्चे संगत का असर बच्चों में हो जाता है। तो संगतता का कौशल अच्छा होना चाहिए। अनौपचारिकता का कौशल हो, अनौपचारिकता मतलब कि जहाँ पे डिसिप्लिन में ना बच्चा पढ़े, ड्रेस में ना पढ़े। जैसे कि हम अपने घर में बहुत सी चीज़ों को सीख पाते हैं, परिवार से हम अपनी लैंग्वेज को, सबसे पहले लैंग्वेज परिवार से सीखते हैं, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो पहली सामाजिक संस्था होती है, यहाँ से संबंधित प्रश्न आते हैं, आप जानते हैं। तो ये अनौपचारिक है कि हम बिना किसी नियम के, बिना किसी कानून के चीज़ों को सीखते हैं, वो अनौपचारिक है। जब क्लास में हम नियम कानून से, डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को सीखते हैं, वो औपचारिक हो जाता है। समय अनुकूलता का कौशल, समय, किस समय पे कौन सा पाठ्य शुरू करना है और किस समय तक उसको ख़त्म कर देना है ताकि बच्चे बोर ना हो, तो वो चीज़ें समय का अनुकूलन होना चाहिए। संप्रेषण पथ का कौशल, किस प्रकार से अपनी बात को दूसरों के सामने रखना है। निरंतर प्रक्रिया का कौशल, लगातार जो है अभ्यास करते रहना है कम्युनिकेशन का। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग में हमेशा टीचर्स क्या कहते हैं कि आप जितना लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, बातें करेंगे, उतना आप स्ट्रांग होते जाएंगे इंग्लिश स्पीकिंग में। तो वही बात संप्रेषण की हो रही है। समन्वय का कौशल, एक दूसरे में समन्वय हो कि जो आगे, जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या बोल रहा है और उससे हमें क्या सीखना है, और हम उनके लिए क्या ऐसी बातें करें, उनसे जो है क्वेश्चन आंसर में ऐसी कौन सी बातें हों कि जो है वो व्यक्ति भी हमसे सीखे। जैसे कि एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट की बात की जाए तो टीचर समन्वय स्थापित करके रखे कि बच्चे को जो हम समझा रहे हैं वो ज़्यादा लेंदी भी ना हो और बच्चा आसानी से समझ सके। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, शिक्षण में संप्रेषण कौशलों के उपयोग। शिक्षण में जो कम्युनिकेशन है, इस कौशल का क्या उपयोग हो सकता है। ध्यान केंद्रित करना, जब आप एक अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे लैंग्वेज में बात करते हैं, और वो भी अपने हाव भाव जो है एक पर्सनालिटी के हिसाब से जब आप बात करते हैं, तो बच्चों का ध्यान केंद्रित होता है। ज्ञानेंद्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग, बिल्कुल ज्ञानेंद्रियों का अधिक, जैसे जब भी हमेशा बताया जाता है, आपने जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जब बात होती है फ़िलहाल, तो वहाँ पे बताया जाता है कि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आप अपने हाथ को हिलाएं और मुस्कुरा के बातें करें, आई टू आई कांटेक्ट से बातें करें, ताकि इंसान को लगे, जो व्यक्ति है आगे सामने, उसको लगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं। तो वो चीज़ें, अस्पष्टता हो, जो भी आप बात करें, इसमें क्या होती है, जब शिक्षण में संप्रेषण होता है तो उससे अस्पष्टता होती है, बच्चा क्लियर हो पाता है अपनी बातों से। समय और शक्ति की बचत होती है, जब एक प्रकार से जो टीचर संप्रेषण करते हैं बच्चे से, जैसे व्याख्यात्मक विधि हुई, व्याख्या विधि, उसमें क्या होता है, संप्रेषण ही होता है। तो क्या होगा उसमें, समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास होता है, बच्चा सोचने में, तर्क करने में तेज होता है। शब्दावली में वृद्धि होती है, जितना भी बच्चा आपसे सीखेगा एज अ स्टूडेंट, वो आपसे कुछ नए वर्ड्स सीख के जाएगा। और आप जानते हैं कि अधिकतर घरों पे आके बच्चे जो है अपने जो फेवरेट सर या मैम होते हैं, उनके बारे में, उनके जो एक लाइन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो हमेशा वो एक वर्ड को बोलते रहते हैं, उसको आके दोहराते हैं, उनकी एक्टिविटी करते हैं, तो वो शब्दावली में वृद्धि होगी। आगे देखते हैं, यहाँ पे छूट गया आपका अभिप्रेरणा, बच्चे में मोटिवेशन आता है, क्रिया करने का अवसर, वो जो सीख के आते हैं, जैसे अगर क्लास में छोटे बच्चे हैं, नर्सरी टू यूकेजी, तो अगर मान लीजिए फर्स्ट सेकंड का बच्चा है, उसे हम क्या कहते हैं, अगर हमें कोई पोएम सिखा देते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और एक्शन के साथ सिखा देते हैं, तो बच्चा घर पे आके उन्हीं क्रियाओं को करता है। वही बात, रटने पर अंकुश लगाना, संप्रेषण कौशल के उपयोग में जब शिक्षण की बात आती है, तो वहाँ पे रटना जो है नेगेटिव है। ये हमेशा जो एक टैग वर्ड हो जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड, जहाँ रटने की बात होगी वो ऑप्शन ही गलत होगा जब तक क्वेश्चन में न पूछा जाए। अनुशासनहीनता पर नियंत्रण, ये बच्चा वेल बिहेव होना चाहिए, किस प्रकार से किस लोग जो हमारे सामने हैं उनके सामने हमें कैसे बिहेव करना है, हमसे बड़ों से किस प्रकार से बातें करनी है, अपने छोटों से किस प्रकार से बिहेव करना है, क्लास में कैसे रहना है, ये अनुशासन होना चाहिए।
शिक्षण में कुशलता व आत्मविश्वास। संप्रेषण से क्या होता है, जो शिक्षण कराता है शिक्षक, उसमें क्या होता है, वो कुशलता होता है और कॉन्फिडेंट होता है कि हम जो सिखा रहे हैं बच्चा सीख पाएंगे। सार्थक अनुभव होता है, छात्रों को पुनर्बलन प्रदान करना होता है। उसमें बच्चे को क्या पुनर्बलन प्रदान किया जाता है कि अगर आप अच्छा कर पाते हैं तो आज आपके लिए क्लैपिंग नहीं हुई, लेकिन अगर आप कल हमें ये चीज़ें सुना देंगे जो आज हम आपको सिखाए हैं, कल आपके लिए सारे क्लास के बच्चों से क्लैपिंग करवाई जाएगी। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक पुनर्बलन हो गया। पुनर्बलन, कुछ मनोवैज्ञानिक पुनर्बलन को री इन्फोर्समेंट को गलत मानते हैं और कुछ लोग सही मानते हैं, क्योंकि कुछ हद तक ये सही भी है और कुछ हद तक गलत है। हमेशा जब भी पुनर्बलन दिया जाए तो पॉजिटिव पुनर्बलन दिया जाए। ऐसा नहीं कि बेटा एक पोएम सुना दीजिए तो हम आपको एक चॉकलेट देंगे, तो इस तरह से बच्चे निर्भर हो जाएंगे, वो सीखने के लिए नहीं सीखेंगे, वो चॉकलेट पाने के लिए सीखेंगे। तो ये पुनर्बलन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से है, जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप वहाँ पे डिफरेंस कर पाएंगे। अधिगम के स्थानांतरण में सहायक, हाँ, वो बच्चा जो उसके तर्क करने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, उसमें लेन देन कर पाएगा। कक्षा अंतःक्रिया को बढ़ाना, क्लास में बच्चा मोटिवेटेड रहे, सक्रिय रहे और वो टीचर से एक प्रश्न पूछ सके, और कोई टॉपिक जो उसको नहीं आती है, नहीं आ रही है, तो उसको दोहराया जाए। ये सारी बातें अंतःक्रिया कक्षा में हो, क्लासेस में। आगे देखते हैं शिक्षण सूत्र, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं, आपको पता है, और इससे संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। पूछ देता है कथन, ये जो कथन है किसके द्वारा लिखा गया, या इनके द्वारा कौन सा कथन लिखा गया, इस तरह से पूछ दिए जाते हैं प्रश्न। तो शिक्षण सूत्र के बारे में फ्रोबेल क्या कहते हैं कि शिक्षण का उद्देश्य है अधिक से अधिक पाना, ना कि अधिक से अधिक खोना। शिक्षण सूत्र का यही मतलब है कि जो है, जिस प्रकार से पढ़ाया जाए बच्चों को कि वो बच्चा कंफर्टेबल फील करे और आसानी से चीज़ों को सीख पाए। शिक्षण सूत्र बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने के योग्य बनाते हैं, ये फ्रोबेल जी का कहना है। रायमंड के अनुसार शिक्षण तरीकों को बताते हैं जिससे यह आशा की जाती है कि सिद्धांत प्रयोग में सहायक होंगे। शिक्षण सूत्र क्यों बताया जाता है, ये शिक्षण सूत्र किसके लिए होते हैं, सिर्फ टीचर के लिए होते हैं, ये बच्चों के लिए नहीं होते। शिक्षण, टीचिंग किस प्रकार से करानी है, किस प्रकार से आप बच्चों को संतुष्ट करेंगे, किस प्रकार से अगर कोई बच्चा टॉपिक पूछ रहा है तो उसमें आप बेहतर करके सिखा पाएंगे बच्चे को, ये जो शिक्षण सूत्र है टीचरों के लिए होते हैं। हर्बर्ट और रूसी ने लिखा है कि शिक्षक के अनुभव एवं शिक्षा शास्त्रियों की अपनी सूझबूझ एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित वह मार्गदर्शन सुझाव जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक विशेष संकेत एवं दिशा प्रदान करते हैं, वही शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा। आगे चलते हैं, अगली बातें क्या है, शिक्षण के विभिन्न सूत्र क्या है, सरल से जटिल की ओर। फटाफट समझते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न बहुत सारे सीडीपी के बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्रैक्टिस सेट देखें। क्वेश्चन है 25, 20, 30 क्वेश्चन ऐसे बनाए गए हैं और मात्र 20, 25, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन हल करवाए गए हैं और अच्छे से समझाया गया है, जहाँ पे समझाने की बात है। तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो, जाके ज़रूर देखें। सरल से जटिल की ओर, पहले आसान चीज़ों को सिखाया जाए जो बच्चा जानता है, फिर उसके बाद कठिन चीज़ों को सिखाया जाए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जैसे कि पूर्व ज्ञान से जोड़कर चीज़ों को सिखाएंगे तो बच्चा उससे रिलेट करके चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखेगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जब बातें होती हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है बात। स्थूल की बात जो हो रही है वो ये हो जाती है कि स्थूल में हमेशा बच्चे को उनकी मानसिक, जो उनके सोचने का जो प्रकार है, तरीका है, पहले उसको विकसित किया जाए। जब मानसिक तरीके से बच्चे विकसित हो जाएंगे तो वो आसानी से चीज़ों को सीख पाएंगे। तो यही बात होती है स्थूल और सूक्ष्म। पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर जो है ये गेस्टाल्टवादियों ने इसे दिया है और इस सूत्र को गेस्टाल्टवाद के आधार पर रखा गया है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो भी वस्तु जो बालक है या शिक्षार्थी है वो दिखाई दे रहा है उसको पूरी तरीके से, पहले उसको समझाया जाए, उसके बाद सबसे छोटे पहलू पे ले जाया जाए। जैसे कि पहले क्या, मान लीजिए अगर मैथ ले लेते हैं, मैथ में हमें आयत समझाना है बच्चे को, तो सबसे पहले उसको एक बॉक्स दिखाएं या एक जो है डस्टर है उसको दिखाएं कि ये एक आयत नुमा है और उसमें फिर क्या कोने हैं, कितनी भुजाएं हैं, ये सब बताएं। ठीक है, तो पूर्ण से अंश की ओर ये बात हो गई, आई होप आप समझ रहे होंगे। अनिश्चित से निश्चित की ओर, कि पहले अनिश्चित जो चीज़ें हैं बालकों में जो शिक्षार्थी होते हैं
उनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है वो क्रम के हिसाब से होती है। जैसे पहले अनिश्चित होता है उनका जो मानसिक संतुलन होता है वो निश्चित नहीं होता, वो कन्फर्म नहीं होते किसी चीज़ में, उन्हें कन्फ्यूजन होती है। तो पहले अनिश्चित चीज़ों को कन्फर्म करते चलें तो वो निश्चित चीज़ों तक पहुँच जाएगी। ठीक है? जैसे कि अ, शुरुआत में बच्चों में क्या होता है कि कोई घटना, तथ्य, वस्तु या कोई किसी भी चीज़ को लेके निश्चित ज्ञान नहीं होता है। कोई जैसे कल्पना करता है, बच्चा टॉम एंड जेरी देखता है तो उसमें कल्पना करता है तो वो निश्चित नहीं होता है। वो जब अगर टॉम जीतेगा तो टॉम की कल्पना करेगा, जेरी जीतेगा तो ज़ाहिर की कल्पना करेगा। तो बच्चे निश्चित नहीं होते, तो अनिश्चित से निश्चित की ओर यही मतलब हो गया। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जिसे मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर को ही क्या कहा जाता है? मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि जो चीज़ें मौजूद हैं, सामने दिखाई दे रही हैं, पहले उसके बारे में बताया जाए। उसके बाद जो चीज़ें अदृश्य हैं, जो चीज़ें हैं लेकिन उसके बारे में बच्चा नहीं जानता, फिर उसके बारे में बताया जाए। जैसे कि अ, पुनर्वलन का ये जो है पुनर्वलन तो इसी में है, सीडीपी में ही है। पुनर्वरण बच्चा कहाँ से सीखेगा? वो तो हमें सीखना है एज अ टीचर। ठीक है? जैसे कि बच्चे में एक बल के बारे में बताया जा रहा है, तो बल बच्चे को पता है, सभी लोग फोर्स जानते हैं सभी लोग, लेकिन उसकी डिफिनीशन, उसके बारे में बताने में बच्चे को टाइम लगेगा, है कि नहीं? तो वो क्या है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। आगे देखते हैं क्या है? विशिष्ट विशिष्ट से सामान्य की ओर। पहले जो विशेष चीज़ें हैं उन्हें बताई जाए, फिर सामान्य की तरफ ले जाया जाए। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर सबसे पहले तुलनात्मक, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू के हिसाब से पढ़ाया जाए। मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत क्रम की ओर, यानी कि पहले मनोवैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को समझाया जाए बच्चों को, उसके बाद उन्हें तर्क करने में आसानी हो जाएगी। उनके पहले मानसिक विकास को डेवलप किया जाए ताकि वो सोचने में और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो खुद तत्पर रहें। अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, जो अनुभव होगा, छोटे छोटे अनुभव से एक अच्छे नियम तक बच्चे पहुंच जाएंगे। प्रकृति का अनुसरण, लास्ट में इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछते, लेकिन फिर भी आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं शिक्षण विधियाँ क्या क्या है। प्रश्नोत्तर प्रविधि, प्रविधि या विधि दोनों एक ही बात है। तो प्रश्नोत्तर विधि, जहाँ पे क्लास में प्रश्नोत्तर विधि की शुरुआत आप जानते हैं सुकरात जी ने किए हैं। और प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि बच्चे प्रश्न पूछते हैं टीचरों से, ताकि उनके जो है कन्फ्यूजन है वो दूर हो। दूसरा विवरण विधि, हम जो भी बातें बता रहे हैं बच्चों को एक व्याख्यात्मक तरीके से, बहुत ही शुरू से लेके अंत तक, मतलब बेसिक से लेके फंडामेंटल तक पूरी चीज़ों को बताया जाए। वर्णन विधि, वर्णन विधि बहुत अच्छी विधि नहीं मानी जाती, लेकिन छोटे बच्चों में ना अगर देखा जाए तो बड़े बच्चों में, यानी कि 6 to 8 क्लासेज में वर्णन विधि कुछ हद तक काम करती है, क्योंकि वहाँ पे आपको केमिस्ट्री फिजिक्स लगभग मिला जुला के सब पढ़ाना रहता है। तो वहाँ पे वर्णन विधि, यहाँ पे व्याख्या की जाती है। व्याख्या प्रविधि, यहाँ पे पूरी तरह से लेक्चर दिया जाता है, जो 40-45 मिनट का लेक्चर होता है। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं? प्रश्नोत्तर विधि से अपने कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। स्पष्टीकरण प्रविधि, जो भी बातें बताई जाए वो स्पष्ट की जाए। कहानी कथन विधि, जैसे कि एक राजा था एक रानी थी, इस प्रकार से कहानी विधि जो छोटे बच्चों में 1 to 5 में, नर्सरी टू 5 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जिससे बच्चा आसानी से सीखता है। निरीक्षण एवं अवलोकन विधि, निरीक्षण मतलब करके सीखना की बात यहाँ हो रही। निरीक्षण, बच्चा क्या करेगा? खुद से चीज़ों को करेगा, फिर निरीक्षण करेगा, फिर देखेगा कि किसमें क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है, इसमें मुझे और क्या सीखना बाकी है। उदाहरण प्रविधि, जैसे कि एग्जाम्पल देकर चीज़ों को सिखाना, ये क्या है? उदाहरण प्रविधि। जैसे कि हम जब भी कोई भी सब्जेक्ट, जैसे अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमेशा एग्जाम्पल के थ्रू बात करें ताकि आसानी से चीज़ें याद हो जाए। खेल प्रविधि, खेल विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल खेल में बच्चों को बगीचे में ले जाके खिलवाया जाए और खेल खेल में चीज़ों को बताया जाए। जैसे बॉक्स से 1 to 10 लिख दिया गया, फिर खेल से कहा जाए कि बच्चे तुम फर्स्ट, जहाँ एक लिखा है वहाँ पे जंप करो, फिर 5 पे जंप करो। इस तरह से बच्चों को संख्या का ज्ञान भी हो जाएगा और खेल भी हो जाएगी। ये समूह चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डिस्कशन आप सभी लोग करते हैं, और हाई स्कूल इंटर में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, क्योंकि जब भी हम कोई टॉपिक लर्न करके आते हैं तो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रयोगात्मक विधि, प्रयोग करके चीज़ों को सीखना, जिसमें करके सीखने का महत्व है। वाद विवाद, वाद विवाद का मतलब क्या हो जाता है कि किसी भी टॉपिक पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू पे जब बात होगी तो वो वाद विवाद प्रविधि हो जाएगी। जैसे कोई एक लाइन कह दिया गया कि आपको क्या लगता है कि फिजिक्स कैसी
सब्जेक्ट है, तो 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे में एक वाद विवाद होगा, क्योंकि सबका जो पर्सपेक्टिव होगा, सोचने का जो तरीका होगा वो अलग अलग होगा। कोई फिजिक्स को अच्छा कहेगा, कोई फिजिक्स को नहीं अच्छा कहेगा, कोई लोग कहेंगे कि नहीं इसके रूल नियम तो समझ में आते हैं लेकिन इसके जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में नहीं आते। तो इस प्रकार से वाद विवाद प्रवृत्ति हो जाती है। कार्यशाला, कार्य में कार्यशाला में जैसे कि प्रोजेक्ट के माध्यम से लैब में जो चीज़ें करी जाती हैं वो कार्यशाला प्रविधि हो गई। भ्रमण विधि चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई सीनियर बच्चा हो, भ्रमण विधि सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और उपयोगी है। जैसे ऐतिहासिक चीज़ों को जब भी यहाँ पे अगर क्लास में बताएंगे कुतुब मीनार के बारे में तो बच्चा उतना नहीं सीख पाएगा, सीखेगा लेकिन उतना नहीं जितना कि अगर आप कुतुब मीनार दिखा के उससे वो बहुत इम्प्रेस होगा बच्चा कि हाँ मैंने कुतुब मीनार देखा, इसमें ये है, किसने बनवाया है, किस सन में बनवाया, सारी चीज़ें उसको याद हो जाएंगी। तो ये भ्रमण प्रविधि हो जाती है। ये बात रही आपकी शिक्षण विधियाँ की। आगे बात कर ली जाए कि क्या है शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण उपागम, आप इसको देख के समझ पा रहे होंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। हमेशा सीडीपी में या शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान विज्ञान में हमेशा बाल केंद्रित शिक्षण की बात कही जाती है, क्योंकि सीडीपी का मतलब है कि इसमें यह कहा जाता है कि जो पाठ्य है, जो शिक्षक है, जो स्कूल का करिकुलम है वो बच्चों के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चों को नियम के हिसाब से ढलना है, नहीं, बच्चों के हिसाब से नियम बनेंगे, स्कूल के जो तौर तरीके होंगे बच्चों के हिसाब से ही विधियाँ होंगी। कोई बच्चा अगर भ्रमण विधि से सीख रहा है तो वो भ्रमण विधि से सीखेगा, व्याख्या विधि से सीख रहा है तो व्याख्यान विधि से सीखेगा, खेल विधि से सीख रहा है तो खेल विधि से सीखेगा। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो जाता है, टीचिंग हो जाती है, जिसमें बच्चे को सेंटर में रख के चीज़ों को किया जाता है। उद्देश्य क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास करना और इसका और क्या उद्देश्य है, स्वयं करके सिखाने की प्रवृत्ति विकसित करना, बच्चा अपने से करके चीज़ों को सीखे, आत्मविश्वास जागृत करना, चिंतन मनन व जिज्ञासा जैसे प्रवृत्तियों का विकास करना ताकि वो तर्क करने में बेहतर हो, अपनी बात को किसी के सामने रख पाए अगर वो पॉजिटिव या निगेटिव सोचता है तो। सहयोगी की भावना हो, सहयोग जो है उसमें हो, हेल्प करने की भावना हो, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना। कहने का मतलब है कि बच्चे को जो भी सिखाना है वो खुद से करके सीखे ताकि वो चीज़ें आराम से सीख पाए। पुनर्बलन द्वारा शिक्षण को प्रभावी बनाने की प्रवृत्तियों को बढ़ावा, पढ़ने की क्रिया पर जोर ना देकर सिखाने की क्रिया पर जोर देना। सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि हम पढ़ाने के लिए नहीं चीज़ों को, हम सिखाने के लिए चीज़ों को बता रहे हैं बच्चों के सामने, ठीक है। अब देखते हैं क्रिया या गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम, करके सीखना, रुचिपूर्ण, जो बच्चा जिसमें रुचि रखता है वो उस तरीके से जिन बच्चों को सिखाना। जिसमें सहभागी हों बच्चे, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन में सहभागी हो जाएंगे बच्चे, एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, साझा करेंगे, सीखेंगे। दक्षता आधारित शिक्षण और कम्युनिकेशन भी उन्हीं से, शिक्षण भी उन्हीं से लेंगे जो दक्ष होगा, जैसे कि बोलने में दक्ष हो बच्चा, तर्क करने में दक्ष हो, ताकि बच्चा जो सामने वाला जो भी व्यक्ति है उससे बच्चा कुछ सीख पाए। जैसे एज अ टीचर आपको एक वेल मेंटेन होना चाहिए, वेल बिहेव होना चाहिए, ताकि आप अपनी बातों को अच्छे से रखें, ताकि बच्चा आप ही को कॉपी करेगा, आप ही का अनुकरण करेगा तो बच्चा आसानी से सीख पाए। उपचारात्मक शिक्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है बच्चे को सीखने में, उसका जब निवारण करते हैं तो वही उपचारात्मक शिक्षण हो जाता है। कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने नाउन पढ़ाया लेकिन बच्चे को 3 दिन से पढ़ा रहे हैं, बच्चे को नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे, रीज़न ढूंढेंगे कि क्या कारण है कि बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है। जब हमको रीज़न पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो कम है, उसको धीरे धीरे सिखाना होगा, तो हम थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को सिखाएंगे ताकि बच्चा आसानी से सीख ले। यही उपचारात्मक शिक्षण का उपागम है। महत्व क्या है, इससे छात्रों की कठिनाइयों का निराकरण होता है, जो हम लोग बातें कर चुके हैं। इसमें छात्रों को विशेष शिक्षा प्राप्त होती है, छात्रों को अपने विचारों को संगठित करने, व्याख्या करने व तुलना करने का अवसर प्राप्त होता है। इसके प्रयोग से छात्र छात्रों के साथ अध्ययन कर पाता है, छात्रों की सभी कमजोरियां पर बल दिया जाता है, जो भी उनको प्रॉब्लम, अभी भी हम लोगों ने बात की, जैसे मान लीजिए आईक्यू लेवल नहीं ठीक है, बच्चा देरी से सीखता है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, मानसिक कोई दिक्कत है, तो इसका उपचार किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बहुकक्षा शिक्षण उपागम। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। पहले ये देख लेते हैं कि बहुकक्षा शिक्षण उद्देश्य क्या है। छात्रों के समय का सदुपयोग करना,
ठीक है। जो आपका उपचारात्मक शिक्षण की बात हुई वही बहुकक्षा शिक्षण उपागम भी है। ये जो अप्रोचेज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न आएँगे और पूरा डिटेल में बातें होंगी। छात्रों को उपयुक्त विधि से शिक्षण कार्य कराना, छात्रों के अभाव में उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना, विद्यालय परिसर में अनुशासन बनाना, छात्रों का विकास एवं रुचि विभिन्नताओं के आधार पर करना। जब भी छात्रों का जैसे 20 बच्चे हैं हमारे क्लास में, तो 20 बच्चे एक समान तो होंगे नहीं। 20 बच्चों के जो सोचने का तरीका होगा, सीखने का तरीका होगा, बोलने का तरीका होगा, सबके व्यवहार भी अलग होंगे, संवेग भी सबके अलग होंगे। तो इससे अलग अलग बच्चे को अलग अलग विधि से, अलग अलग तरीके से, जो जैसा कंफर्टेबल लगे बच्चा, जिस प्रकार से वो आसानी से सीख पाए, उस प्रकार से बच्चे को सिखाएंगे। ये था पार्ट 2 शिक्षण और संप्रेषण का। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बी मोटिवेटेड एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू।